घर का काम समेटकर आराम करने के लिए अपने कमरे में जा ही रही थी कि फ्रिज पर रखा हुआ फोन बज उठा। दोपहर का समय मेरे लिए मेरा मी टाइम होता है। कुछ वक्त अपने लिए और अपने शौक के लिए बिताती हूँ। लेकिन अगर ऐसे में फोन आ जाए तो मैं न जाने क्यों झुंझुना जाती हूँ। खींचते हुए मैंने अपना फोन उठाया। देखा तो कोई नया नंबर था। एक बार मन में आया कि काट देती हूँ। फिर लगा हो सकता है कोई जरूरी फोन हो, इसीलिए फोन उठा लिया। हेलो, कौन? हेलो, रागिनी दीदी बोल रही है ना? मैं जानवी बोल रही हूँ, आपके भाई सोमेश की पत्नी। आज अचानक से इतने समय बाद मायके से फोन आया तो मैं स्तब्ध रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दूं, इसीलिए इतना ही कह पाई। सोमेश की पत्नी? हाँ दीदी, दरअसल मैंने इसलिए फोन किया था कि 2 दिन बाद राखी है, तो आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आ रही है ना? मुझे आपका इंतजार रहेगा। और वैसे भी यह त्योहार तो बेटियां मायके में ही मनाती हैं, इसीलिए जरूर पधारिएगा। आपकी भाभी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है भाभी, आ जाऊंगी। बस इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। आज जानवी भाभी के एक फोन ने मुझे अतीत में धकेल दिया था। मन में न जाने कितनी बातें आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दूं। मायके से बुलावा आया है, इसीलिए खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अतीत की बातें मन में उथल पुथल मचा रही थी। पति महेंद्र से क्या कहूंगी? जाऊं या नहीं? कहीं फिर से वही सब कुछ हुआ तो? नहीं नहीं, अगर सोमेश की नई पत्नी को मुझसे रिश्ता नहीं रखना होता तो फिर अब फोन क्यों करती? अगर फोन आया है तो जाना तो बनता है। चाहे 2 ही दिन के लिए जाऊं, लेकिन जाना तो चाहिए। यही सोचकर 2 दिन के लिए अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया। लेकिन मन में उथल पुथल थी कि कहीं मायके जाकर गलती तो नहीं कर रही हूं। कहीं फिर से मुझे अपमानित तो नहीं होना पड़ेगा। दरअसल सोमेश की पहली पत्नी संगीता का व्यवहार बहुत ही रूखा था। केवल मेरे प्रति ही नहीं, बल्कि माँ बाबूजी के प्रति भी। सोमेश और संगीता एक ही ऑफिस में काम करते थे, जिसके चलते उनकी दोस्ती हुई और बाद में प्यार हो गया। जल्दी ही गाजे बाजे के साथ संगीता हमारे घर बहू बनकर आ गई। शादी के कुछ ही दिन बाद मैं वापस अपने ससुराल आ गई। लेकिन अब मैं जब भी फोन करती थी, माँ की आवाज में वो खनक नहीं होती थी। या फिर मैं घर के कामों में व्यस्त होती थी तो अपनी व्यस्तता के चलते ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। फिर धीरे धीरे पता चला कि संगीता का व्यवहार माँ पापा के साथ साथ सोमेश के प्रति भी ठीक नहीं है। वह केवल सोमेश की अच्छी सैलरी और ऊंची पोस्ट देखकर ही सोमेश के साथ विवाह बंधन में बंधी है, जिसे हम सबने प्रेम समझा। वह तो केवल लालच था, जिसके चलते संगीता ने सोमेश से शादी की थी। कुछ समय बाद ही हर छोटी बड़ी बात पर घर में बखेड़ा खड़ा करना संगीता के लिए आम बात थी। कभी माँ पापा को उल्टा सीधा जवाब दे देती तो कभी सोमेश से झगड़ पड़ती। दरअसल वह सोमेश के साथ रहना तो चाहती थी, लेकिन परिवार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती थी। सोमेश के साथ अकेले रहकर वह केवल आर्थिक तौर पर जीवन का आनंद लेना चाहती थी। वह तो सोमेश की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती थी। ना उसे सोमेश के खाने पीने का ख्याल था, ना ही किसी और तरीके से उसकी परवाह करती थी। सारा दिन अपने में ही मस्त रहती थी। सोमेश का टिफिन हो या पापा के लिए अलग से खाना बनाना हो, सारी जिम्मेदारी अब भी माँ पर ही थी। काम वाली शांता आंटी बाकी के सारे काम कर ही देती थी। लेकिन फिर भी माँ पापा के प्रति उसका व्यवहार हमेशा रूखा ही था। मैं भी अब केवल तीज त्योहार रक्षाबंधन पर ही मायके जाती थी। बढ़ते बच्चों की व्यस्तता और घर की जिम्मेदारियों के चलते मायके जाकर कुछ दिन रहना, वक्त बिताना, जहाँ एक तरफ मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ संगीता का रूखा व्यवहार देखकर जाने का भी मन नहीं करता था। इसी बीच खबर आई कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर सुनते ही मैं मायके की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन ऐसे समय में भी संगीता के रूखे व्यवहार और कटाक्ष भरी बातों ने दिल को छलनी कर दिया। जैसे तैसे 13वीं तक का समय निकालकर मैं भी वापस अपने ससुराल आ गई। अब माँ की चिंता होने लगी थी। अकेले जीवन बिताना, वह भी जब परिवार का साथ ना हो। माँ के बारे में सोच सोचकर मन खराब हो जाता था। जैसे तैसे समय कट रहा था। दूसरी तरफ संगीता ने माँ से धोखाधड़ी करके गांव की जमीन और शहर का मकान अपने नाम करवाना चाहा। लेकिन गनीमत हो कि उमेश ने सब कुछ भांप लिया और वक्त रहते बात संभल गई। लेकिन इस बात को लेकर घर में बहुत हंगामा हुआ। उस दिन सोमेश और संगीता में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गलती से मैं भी उसी समय मायके पहुंची। सोमेश और संगीता के बीच चल रहे झगड़े और गलत समय पर पहुंचने के कारण सारी बात मुझे पता चलना, शायद इन दोनों बातों की वजह से संगीता ने मुझे भी बहुत बेइज्जत किया। बहुत इल्जाम लगाए कि मैंने भाई और माँ को उसके खिलाफ भड़काया है। पैसों के मोह में मैं यहाँ बार बार चली आती हूँ, लेकिन मेरा ईश्वर जानता है ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना सब कुछ सुनने के बाद एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया। सोचा कि सब कुछ खत्म करके वापस ससुराल चली जाऊं। लेकिन फिर मन में ख्याल आ गया कि ये मेरा मायका है
और गलती तो हर इंसान से होती है। गुस्से में आकर संगीता ने कुछ बोल दिया तो रिश्ता थोड़ी खत्म होगा। इसीलिए चुपचाप माँ के पास आकर बैठ गई। जैसे तैसे वो दिन निकला, लेकिन संगीता का बर्ताव जस के तस था। ना उसने मुझसे खाने पीने के बारे में कुछ पूछा, ना ही खाना बनाया। माँ ने ही सुबह का नाश्ता बनाया, लेकिन घर के अशांत माहौल के बीच किसी के भी मुख से निवाला नहीं उतरा। दोपहर की गाड़ी पकड़कर माँ को समझा बुझाकर मैं वापस आ गई। मन में केवल दो ही बातें चल रही थी कि ईश्वर ऐसे माहौल में मेरी माँ को हिम्मत देना ताकि वह बचा खुचा जीवन जी सके, और दूसरी बात कि अब कभी मैं उस घर में ना जाऊं। इस बात को केवल 8 दिन ही हुए थे कि माँ के जाने का समाचार आ गया। मैं दुखी मन से मायके के लिए निकल पड़ी। एक तरफ माँ को खोने का दुख था, तो दूसरी तरफ संगीता का हृदय छलनी कर देने वाला व्यवहार। खैर, घर पहुंचकर माँ को अंतिम विदाई दी और जैसे तैसे 12 दिन बिताकर आ गई। बस वही था मेरा आखिरी समय जो मैंने मायके में बिताया था। उसके बाद तो ना कभी संगीता ने बुलाया, ना ही मैंने जाना जरूरी समझा। नहीं जानती क्यों, लेकिन सोमेश ने भी मुझे कभी फोन तक नहीं किया। बाद में पता चला कि संगीता ने सोमेश से तलाक ले लिया है। इस बात को लगभग 2 साल हो गए थे। आज अचानक जब मायके से यूं बुलावा आया, तो खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाई। मन में बार बार वही बातें आ रही थी, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत कर लिया और पहुंच गई फिर से उस आंगन में जहां पर कभी बचपन बीता था। हल्दी, मेहंदी और शादी की रस्में भी करके विदा होकर आंसू बहाए थे। डोरबेल बजाई तो एक बहुत ही सुंदर और सुशील महिला ने दरवाजा खोला। सलीके से पहनी हुई सुंदर साड़ी, छोटी सी बिंदिया, मांग में भरा हुआ सिंदूर। अंदाजा लगा लिया कि यही है सोमेश की पत्नी। वह भी शायद समझ चुकी थी, इसीलिए झट से मेरे पांव छुए और आरती करके मुझे घर में प्रवेश करवाया। ऐसा स्वागत तो संगीता ने कभी नहीं किया था। हॉल में प्रवेश करते ही मेरे इंतजार में बैठे हुए सोमेश पर नजर पड़ी। वह किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त था, इसीलिए शायद मेरी उपस्थिति के बारे में उसे पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिली, न जाने क्यों आंसुओं की धार बहने लगी। 2 साल बाद हम भाई बहन ने एक दूसरे को देखा था। झट से जाकर अपने भाई को गले लगा लिया। आंसुओं की धारा अब मेरी आंखों से भी बह रही थी। उन आंसुओं के साथ पुराने गिले शिकवे भी मिट गए। तभी जानवी की मधुर आवाज कानों में पड़ी, दीदी अब आंसू बहाना बंद कीजिए और अपने भाई और भाभी को आशीर्वाद दीजिए। मैंने भी दोनों को एक बार फिर से गले लगाकर ढेरों आशीर्वाद दिए। प्रेम से दोनों का माथा चूम लिया। जानवी ने फटाफट खाने का इंतजाम किया। पूरी डाइनिंग टेबल तरह तरह के पकवानों से सजा दी। मनुहार करके खाना भी खिलाया। आज ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद मुझे मेरा मायका वापस मिल गया। रिश्तों के जो मोती बिखर गए थे, जानवी ने उन्हें फिर से एक माला में पिरो दिया था। जहां एक तरफ मेरा मन जानवी को देखकर प्रसन्न था, वहीं दूसरी तरफ सोमेश के चेहरे पर खुशी देखकर उसके लिए मेरी चिंता खत्म हो गई थी। सच में ना ही हर लड़की संगीता जैसी होती है और ना ही हर लड़की जानवी जैसी। 2 दिन बाद मायके से विदा होते समय जानवी को गले लगाकर ऐसा लगा मानो आज एक बार फिर से इस घर से मेरी विदाई हो रही थी, और वह मेरी माँ नहीं, मेरी भाभी माँ कर रही थी। तो दोस्तों, भावनाओं से भरी हुई ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।